हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ढाल के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं वही क्वेश्चन कराती हूँ जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो देखिएगा, अगर आप एमए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आप एग्ज़ाम देंगे, जैसे आपका ये ढाल जो है भू-आकृति विज्ञान में आपको मिल जाएगा, जो कि आपकी पहला ही बुक है। हो सकता है आपका सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, लेकिन भू-आकृति विज्ञान अगर आपका है सब्जेक्ट, तो उसमें जो है कि ढाल से क्वेश्चन या तो आपसे शॉर्ट में पूछेगा और या तो लॉन्ग में पूछेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसको ध्यान से देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चलिए आपको पहले बता देते हैं कि ढाल से हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, क्योंकि आपको भी थोड़ा बहुत इससे पता है कि जो ढाल है वो जो ढाल है उसको किस ऐसा अवस्था या ऐसा आकार जिसको हम ढाल कहते हैं, ये सबको पता है। ठीक है, नहीं भी पता होगा तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ढाल के बारे में जानेंगे। पहला हेडिंग हमारा रहेगा ढाल के बारे में। उसके बाद ढालों का तत्व जानेंगे। इधर आप देख सकते हो, ये सभी हेडिंग है जिसको बारे में बहुत अच्छे से हम बताएंगे और ढालों का वर्गीकरण भी करेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले प्रश्न को देख लेते हैं कि जो ढाल है इससे किस तरीके से आपको घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी तरीके से पूछे, आपको वही आंसर लिखना है जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है, ढालों के प्रकारों तथा उनके निर्माण की क्रियाविधि की विवेचना कीजिए। मतलब जो ढाल है वो कितने प्रकार के होते हैं, वो कैसे बनते हैं, उसको क्या क्रियाविधि है, उसके बारे में लिखना है। या अगर कहे कि ढाल निर्माण की क्रियाविधि एवं भू आकृति विज्ञान में उनके महत्व का वर्णन कीजिए। जो ढाल है वो भू आकृति विज्ञान में क्या महत्व है, ढाल का क्या महत्व है, ये कह सकते हैं। या अगर कहे कि ढाल को परिभाषित कीजिए कि ढाल किसे कहते हैं। ढाल विकास की एकल प्रक्रम बहुल प्रक्रम संकल्पनाओं का वर्णन करने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कहे कि ढाल के तत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ढाल के उद्भव एवं विकास का उल्लेख कीजिए, ढालों का वर्गीकरण कीजिए। तो इन सभी प्रश्नों का आंसर इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप इस वीडियो को सिर्फ एक बार आप देख लीजिए, आपके पूरे माइंड में ये सेट हो जाएगा कि ये जो ढाल है किस तरीके से हम इसे आंसर इसका देंगे। ठीक है, ढाल से किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे तो आप अच्छे से आंसर लिख पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पे ढाल विश्लेषण। अब यहाँ आप ये देख के मत घबराइएगा कि विश्लेषण का मतलब क्या होता है। भाई, ढाल के बारे में हम इसका अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप ढाल का महत्व भी लिख सकते हैं। एनालिसिस, इसको विश्लेषण समझ में नहीं आ रहा, एनालिसिस किस चीज़ का एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, उसकी जाँच पड़ताल किया जाता है, तो वही विश्लेषण होता है। ठीक है, तो स्लोप, ढाल को इंग्लिश में कहते हैं स्लोप एनालिसिस, यानी कि ढाल विश्लेषण। देखिए, इसमें 3 हेडिंग रहेंगे, ढालों के तत्व, ढालों का वर्गीकरण, ढाल विकास। ये खुद में एक क्या है, हेडिंग्स है। ठीक है, तो हमने शुरू में लिख दिया है कि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग क्या रहेगा, ढालों के तत्व, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये ढाल जो है, ये ढाल क्या होता है ना। तो देखिए, ढाल जो है आप कहाँ पे देखे होंगे, ढाल समतल इलाकों पे तो होगा नहीं। समतल जो मैदानी है भाई, इस तरीके से जो है यहाँ पे ढाल कहाँ बन रहे हैं, ढाल यहाँ पे नहीं बनेंगे। स्लोपिंग का मतलब ऐसे झुकाव टाइप के रहता है इस तरीके से, तो ये ढाल होता है ना। तो समतल पे तो ये कभी नहीं बन सकता, तो कहाँ पे बनेगा। तो सीधी सी बात है कि पहाड़ी और घाटी में आपने देखा होगा, सुना होगा, ऊपरमुखी या अधोमुखी झुकाव होते हैं। और इनका आकार देखिए, कहीं पर ढाल का आकार उत्तल, कहीं पर तीव्र खड़ा, कहीं पर मंद ढाल, कहीं पर अवतल दृष्टिगत होता है। ढाल की इन विशिष्ट अंगों के ढाल का तत्व कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, ढाल का तत्व। अभी हम इसको एक एक करके जानेंगे। ठीक है, पूरे हेडिंग्स में आपको एक एक करके जानेंगे। पहले हम अच्छे से ढाल का अध्ययन हम करते हैं। देखिए, ढाल जो है ये आपको पहाड़ी इलाकों में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए, वर्तमान समय में भू-आकृति विज्ञान के जो क्षेत्र है, ढालों का विश्लेषण काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, इसमें सर्वाधिक बल दिया जा रहा है। और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो ढाल पर पहले शोध हुआ करते थे, तो 2 प्रावस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। एक तो बहुत पहले, मतलब बहुत समय पहले, इतना सब व्यवस्थाएं तो नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, लेकिन उस वक्त भी ढाल का अध्ययन किया गया था। कैसे, जबकि ढालों का अध्ययन जो है मुख्य रूप से क्षेत्र में उनकी अवलोकन करके, या कह सकते हैं आप सीधे से काल्पनिक, है ना, कल्पना करके, जैसे कि डेविस, पेंक, ये सभी हैं, इन जैसे कार्यों में वो क्या है कि शामिल है ना। वो कैसे, कल्पना करके, सिर्फ कल्पना।
और वर्तमान समय में जो है इसका आप परिणाम देख रहे हैं। और उन्होंने जो पहले के समय में डेविस बैंक ये सभी ने जिन्होंने भी कल्पना करके बताया, तो ऐसा नहीं कि जो बताया वो एकदम से सही था, नहीं, उनमें भी बहुत सारी त्रुटियां थी। लेकिन अब आधुनिक समय में अगर हम बात करें तो आधुनिक समय में आप देख सकते हैं, आपके आंखों के सामने है, इतनी टेक्नोलॉजी है कि अगर किसी भी अगर छोटा सा भी अगर टॉपिक रहे या कुछ भी रहे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अध्ययन किया जाता है और परिणाम तब तक नहीं घोषित किया जाता जब तक कि पूरी तरीके से सिद्ध ना हो जाए ना। तो आप सोच सकते हो कि उस वक्त के लिए कल्पना और एक सिद्ध करना कितना अंतर है। तो इसके अंतर्गत जो है आज के समय में देखा जाए तो सैवीजर, यंग, वास्टर्स ये सभी कार्यों में सम्मिलित हैं। इनके अलावा ढालों के विश्लेषण में जैसे रिच हो गए, वेंटवर्थ, लानसन, रीच, हेनरी, स्मिथ, हार्टन, बालिक, उसके बाद कालेफ और न्यूकाम्ब, वुड किंग, स्टेलर, कार्टन, मिलर, आइल, क्लर्क जो है ये सभी जो है कि इसमें उपलब्ध है, शामिल है। तो इन सब क्या है, ये वैज्ञानिक नेम है, सब आपको याद रखना है। ज़्यादा आप नहीं याद रख सकते लेकिन 4-5 तो आप याद रख सकते हो, है ना। तो देखिए वर्तमान समय में जो ढालों के पर्यवेक्षण, वर्णन, विभाजन, मापन से किया जाता है। और इसके अलावा भी आप देखेंगे गणित का ज़्यादा इसमें मापन होता है, गणितीय मापन का, और फिर वैज्ञानिक वर्गीकरण पर ये इस पर अधिक ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ है कि एक आदर्श पहाड़ी ढाल की अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका के ऊपर से नीचे 4 प्रमुख तत्व है। तो हम जानेंगे अभी लास्ट में कि परिच्छेदिका किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक आदर्श पहाड़ी ढाल की अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका के ऊपर से नीचे 4 प्रमुख तत्व हैं। तो देखिए ढाल तत्वों के कितने प्रकार हैं, उत्तलता, मुक्त पृष्ठता, सरल रेखात्मक और चौथा है अवतलता। तो ये चारों को याद रखना है आपको, यही है ढाल के तत्व, ठीक है। उत्तलता, मुक्त पृष्ठता, सरल रेखात्मक, अवतलता, जिसको हम फिगर के माध्यम से जानेंगे, जिसको देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो फिगर में समझ में आपको साफ साफ आ रहा है कि ये समतल है हमारा और इधर से एक दीवाल कह लीजिए या फिर पहाड़ी कह लीजिए, ठीक है। वैसे पहाड़ी तो एकदम इतना सीधा नहीं होता, लेकिन हाँ आगे से ये जो है इधर ऐसे इस तरीके का तो कहीं ना कहीं होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको इस फिगर से हम देखते हैं, ठीक है। देखिए हमारा सबसे ऊपर वाला ये जो भाग ये दिख रहे हैं, ये इधर वाला, तो सबसे ऊपर से नाम रखेंगे शिखर। शिखर किसको कहते हैं, सबसे ऊपर वाले भाग को कहते हैं शिखर। तो उसमें लगा देंगे शिखर उत्तलता, है ना, हल्का सा झुकाव रहेगा। उसके बाद क्या होगा कि एकदम से सीधा इसे दीवार निमा रहेगा, तो दीवार पे ढाल बन नहीं सकता। तो इसलिए ये रखा है कि मुक्त पृष्ठ तत्व। मुक्त क्यों, क्योंकि इस पर आप कुछ भी रखोगे तो फटाक से नीचे गिर जाएगा। तो ये क्या है, मुक्त, है ना, इसलिए किसी चीज़ को आप इस पर रख नहीं पाओगे क्योंकि सीधा है। तो ये हो गया दूसरा। उसके बाद आपका तीसरा, धीरे धीरे देखिए इस तरीके से झुकाव हो रहा है। तो ये कैसे, रेखा में इस तरह रेखा बन रहा है, सरल रेखा तत्व, इसका तीसरा नाम हो जाएगा सरल रेखीय तत्व। उसके बाद आप देखोगे कि और भी झुकाव होती होती ये समतल के पास धीरे धीरे इस तरीके से हो गया है। तो ये अवतल की तरह आपको ये दिख रहा है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया अवतल तत्व। और यही क्या है, आपके ढाल के तत्व हैं। अब ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि जो चारों है, शिखरीय उत्तलता, मुक्त पृष्ठ तत्व, सरल रेखीय तत्व, अवतल तत्व, ये चारों ही जरूरी नहीं है कि ये ढाल चारों तत्व उपस्थित हो, ठीक है। कभी हो सकता है कि कभी बस ये 2 ही हो, कभी हो सकता है कि इस तरीके से ढाल हो कुछ दूर तक, है ना, सरल रेखीय तत्व। कुछ जगह ऐसा होगा कि जहाँ पे मुक्त पृष्ठ जैसे इस तरीके का दीवार निमा होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि चारों एक ही जगह होंगे, ठीक है। अब चलिए हम एक एक करके ध्यान से देखते हैं। तो आपको हेडिंग लगाना है, ढाल के तत्व में पहला हेडिंग रहेगा उत्तल तत्व या शिखरीय उत्तलता, है ना। यहाँ पे देखिए उत्तल तत्व या शिखरीय उत्तलता। तो ध्यान से पढ़ेंगे। अब वीडियो जो है कि स्टार्ट, समझे तो अब स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसके बारे में हमने फिगर को जान लिया, अब हम इसके बारे में अच्छे से डिटेल से जानेंगे। तो देखिए हमने फिगर से तो बता दिया, अब उससे भी आप अच्छे से लिख पाओगे कि जो उत्तल तत्व शिखरीय उत्तलता जो है ये पर्वतीय ढाल के सबसे ऊपर वाले भाग में उत्तल ढाल पाया जाता है। इसके कारण इसे हम क्या कहते हैं, शिखरीय उत्तलता कहते हैं, है ना। तो ये जो है आप इसको बना कैसे लिख सकते हो,
और भी इसमें क्या चीज़ें हैं कि इसकी निर्माण की हम बात करें तो उत्तर ढाल का निर्माण जो है मुख्य रूप से अनाच्छादन अनाच्छादन आप समझ रहे हो, अनाच्छादन की जो प्रक्रम द्वारा होता है तथा जलोढ़ की छीनी चादर से ये ढका रहता है और इसी कारण से इसे ऊपरी दृष्टि धुलन ढाल कहते हैं। इसकी विस्तार जो है कि आपको देखने को कहाँ मिले आदर्श शीतोष्ण जलवायु प्रदेशों में, जो है कि लाइमस्टोन और खरिया सेल जो होता है वो उस पर ये सर्वाधिक होता है ना। ऊपर का थोड़ा सा झुका रहेगा इस तरीके से मैंने बताया। तो ये कहाँ पे खरिया सेल, ठीक है, वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। कहाँ पे? आदर्श शीतोष्ण जलवायु प्रदेशों में। उसके बाद दूसरा आप देख रहे हो कि मुक्त पृष्ठ तत्व। ये देखिए मैंने आपको बताया कि ये दीवार के नुमा होते हैं, खड़े होते हैं और ये जो है कि नग्न सेल से युक्त होता है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार के औषधीय आवरण से मुक्त होता है। क्योंकि इस पे औषधि कैसे रुकेगा, जहाँ पे इस तरीके का थोड़ा सा रेखीय जहाँ पे रहेगा, यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे भाई कोई अवसाद जो है कि जमा होगा, लेकिन इस पे जो दीवार निमा खड़ा है इस पे अवसाद रुकेगा ही नहीं, तो इसीलिए ये मुक्त कर देगा, है ना। गिरा अगर इस पे हम रखते हैं, चलो इस पे हम अवसाद रखते हैं, तो ये क्या करेगा, तुरंत इसको यहाँ से मुक्त कर देगा, मतलब कि हटा देगा, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है मुक्त, ठीक है। तो ये वास्तव में इसका ढाल जो है इतना तीव्र होता है कि अब यहीं रखेंगे तो ये सीधे चलाएगा नीचे, तो ये बहुत तेज़ होता है और इस पर किसी भी प्रकार के सेल या मलबा का रुकना कठिन है। इस ढाल से होकर सेल जो है कि मलबा लुढ़क कर नीचे चला जाएगा और इस आधार पर मुक्त पृष्ठ ढाल को क्या हो जाएगा, निस्रावट ढाल कहते हैं, ठीक है। ये नग्न होता है ना। अब चलिए हम बात करते हैं सरल रेखीय तत्व। नाम से ही पता चल रहा है, फिगर आपको देखिए जो हेडिंग में आपको इसमें बता रही हूँ, आपको तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए कि फिगर कैसा था। तो सरल रेखीय का फिगर कैसा था, इस तरीके से, है ना, थोड़ा सा ढाल सा झुका सा इस तरीके से था, ठीक है। तो ये जो है मुक्त पृष्ठ के ठीक नीचे होता है ना, ठीक नीचे, या आप मध्य में कह सकते हैं, सीधी रेखा वाली ढाल को ये कहते हैं इसको। और ये शुरू में इसका विस्तार जो है कि सर्वाधिक होता था और ये जो है कि समढाल या स्थिर ढाल इसको हम कहते हैं। इस ढाल पर सेल मलबा का जमाव खूब अच्छे से यहाँ पे हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसलिए इसको कहा जाता है मलबा ढाल भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से है तो इसमें बहुत ज़्यादा इसमें क्या होगा कि यहाँ पे मलबा ढाल एक जो भी है तो यहाँ पे ढाल की वजह से इकट्ठा हो जाएगा। तो इस ढाल का कोण उस स्थिति मलबा पर आधारित होता है और इसी पर जो है स्टालर महोदय हैं एक, वो कहते हैं कि रिपोज ढाल की संज्ञा इसको बताते हैं। लेकिन ये जो नामावली है ये काफ़ी असंगत है, क्योंकि इसके अनुसार जो सरल रेखीय जो ढाल की उत्पत्ति है वो सदैव मलबा के एकत्रीकरण से ही होनी चाहिए। अब भाई शुरू में अब ऐसे ही थोड़ी ना बन गई होगी, ये कभी ना कभी ये मलबा ही ऐसा हुआ होगा इस आकृति में, तभी ये ऐसे ये बन पाया है, ठीक है। तो मलबा का इकट्ठा होने से ही ये बना है, लेकिन ये न्याय संगत नहीं है, क्योंकि कभी कभी इसका निर्माण अपर्दन के कारण चट्टान भी क्या हो जाएंगे, अब इसमें भी अपर्दन होते रहेंगे अपर्दन, तो ये कभी ना कभी ये भी क्या हो जाएगा, नग्न हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है। तो किसी भी अतिरिक्त उसके ऊपर मालवा की एक छीनी चादर हो सकती है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जो स्थिर है वही हो, ऐसा नहीं है। ये कभी नग्न हो जाएगा, कभी मलबा से और भी बढ़ जाएंगे, कभी और भी ऊपर, आकृति बदलती रहेगी, ठीक है। तो ये जो है कि गुरुत्वीय कारण से नीचे सरकती रहती है। अब मान लो कि अब इस तरीके से इतना इसमें मलबा भरा तो गुरुत्वीय क्या हो जाएगा, ये गुरुत्वीय के कारण क्या होगा कि फिर से सरक के इधर आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। इसी पे खाचा खुची हो गया सब, हाँ। तो इसी कारण से इस ढाल को क्या कहते हैं, मलबा नियंत्रित ढाल की भी संज्ञा, क्योंकि मलबा को क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, रोक रहा है, रख रहा है उसको, लेकिन एक समय में वो क्या हो जाएगा कि वो भी सरक जाएगा। अब चलिए हम चौथे पे आते हैं, अवतल तत्व, है ना। अवतल तत्व आपने उत्तल और अवतल तो पढ़ा, ठीक है। ऊपर जो आकृति थी वो किस तरीके की थी, ऊपर जो हमारा शिखर वाला में था अवतल की तरह की थी, और ये अवतल, ठीक है, इस तरीके से। ये टेढ़ा क्यों बन रहा है, हाँ। तो हम अवतल तत्व की बात कर रहे थे, तो इसमें देखिए जो निचले वाला जो भाग था हमारा इस तरीके से था ना, समतल से जुड़ा हुआ, ये जो सरल रेखी जो धीरे धीरे आ रही थी, तो ये कैसा आकार हो रहा है, अवतल की तरह, है ना। तो इसको अवतल तत्व कहा गया। ये जो है ढाल परिच्छेदिका के सबसे निचले भाग को अवतल तत्व मिलता है। भाई ये नीचे वाला ये तो सबसे निचली भाग है, तो जो कि ये पहाड़ी की सबसे निचला हिस्सा होता है, और इसे सैन्य घाटी की तली के रूप में विलीन हो जाते हैं। सैन्य मतलब यहाँ से क्या होगा, अब धीरे धीरे अब समतल पे आके मिल गया है, तो यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे ये मिलके क्या हो जाएगा, ये
यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। जैसे जैसे इसका विस्तार बढ़ता जाएगा, ढाल क्या होगा, कम होता जाएगा, है ना, ऐसे कम होता जाएगा, समतल से मिलता रहेगा, तो ढाल कम होता जाएगा, तो जिस कारण से ये क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसे ही हम घाटी लगातार इसे घाटी तलागार ढाल या इसी को हम अधघुलन ढाल भी कहते हैं। और इस ढाल का जो आविर्भाव प्रायः अनाच्छादन द्वारा होता है। अनाच्छादन मतलब काट छाट, आप समझ ही रहे हो, अपर्दन क्रिया, जिसमें अपक्षय और अपर्दन दोनों क्रिया टूटता है और अपर्दन लेके चला जाता है, तो दोनों ही क्रिया होता है। और ये जो ढाल है इसमें नग्न शैल वाला होता है और उस पर मालवा का एक आवरण होता है। ठीक है, तो हमने जाना ढालों के तत्व। अब हम बात करेंगे ढालों का वर्गीकरण। क्या ढाल बस यही 4 प्रकार के होते हैं? ढालों का वर्गीकरण हम देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग रहेगा ढालों का वर्गीकरण। तो चलिए हेडिंग लगाइए, ढालों का वर्गीकरण। इसमें देखिए उत्पत्ति के आधार पर ढालों को 3 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कौन कौन। तो आपका एक विवर्तनिक ढाल, अपवर्तनात्मक ढाल, संग्रहित ढाल। ठीक है, इसमें देखिए विवर्तनिक ढाल में हम पहले जानते हैं थोड़ा सा। अब आपको थोड़ा हेडिंग से ही समझ में आ रहा होगा, विवर्तनिक भूकंप भी आता है इसी की वजह से, विवर्तनिक, है ना। तो देखिए ये जो क्या होता है कि हमारे जो पृथ्वी है उसके अंदर हलचल के कारण ये धरातल जो है भ्रंश आता है और नमन के कारण ये होता है। और ये जो कगार जो है ढाल के अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, और जो ढाल होता है तो इसके वजह से होता है विवर्तनिक ढाल। जब अंदर से हलचल मचेगा तो ये ढाल बनेगा। उसके बाद है अपर्दनात्मक ढाल, नाम से ही पता चल रहा है अपर्दनात्मक, है ना, जो कटछट जो बचा रहता है तो उसको अपने साथ में लेके जाना, वो ढाल। तो दूसरा हमारा क्या रहेगा, अपर्दनात्मक ढाल। ये जैसे आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, नदियों, हिमानियों और जो सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दनात्मक, वो क्या करता है कि वो काटता है और अपने साथ उसको लेके चला जाता है। तो नदियाँ अपर्दन चक्र के दौरान अपने घाटी के ढालों को विभिन्न रूप में प्रदान करती हैं और तरौड़ावस्था में उत्तल, पौढ़ावस्था में लंबवत, जीवड़ावस्था में अवतल ढालों का विकास होता है। तो सागरीय तरंगों के जो तटीय भाग होती हैं क्लिफ का निर्माण करती हैं, जो कि खड़े ढाल वाला होता है, और शुष्क रेगिस्तान भागों में जलीय अपर्दन द्वारा ढालों के विभिन्न रूप देखे जाते हैं। उसके बाद है कि संग्रहित ढाल। संग्रहित ढाल क्या है कि जो अपर्दन के जो भी साधन हैं, निक्षेपण, अवसादों के संचय के कारण बने जो ढालों के संरचनात्मक है। तो नदियों द्वारा जो निर्मित जो जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, वायु द्वारा निक्षेपित बालू का स्तूप, ये सभी क्या है, जैसे बालू का स्तूप आप समझ रहे हैं, जलोढ़ शंकु, वायु का जो बालू का स्तूप क्या है कि हवा से बनता है। भाई बालू का स्तूप उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि खूब ये रेगिस्तान है, खूब बालू है यहाँ पे, तो हवा आए, थोड़ा सा बालू ले जाके और यहाँ पे गिरा दिया, फिर से आया, फिर से बालू आया, फिर से गिरा दिया, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या एक होड़ बन जाएगा, तो वही होता है बालू का स्तूप। हिमानी द्वारा, हिमानी मतलब बर्फ, ये हिमोड़ का कटक, है ना, बर्फ का भी एक बड़ा सा टीला तैयार करना, ये सभी। और ये सब ढाल का उदाहरण है। उदाहरण बहुत अच्छा है। ज्वालामुखी के उद्गार के कारण जो निक्षिप्त पदार्थों को जो संचय के कारण निर्मित शंकुओं के ढाल इस श्रेणी में प्रमुख। ज्वालामुखी से भी तो होता है इस तरीके से, शंकु के आकार की ज्वालामुखी होती है। तो देखो इस पर भी, हालांकि इस पर ये सीधे इस तरीके का नहीं होता है, थोड़ा सा इस तरीके का होता है ज्वालामुखी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ढाल बन रहा है नीचे से यहाँ तक, अवतल तक ढाल, तो ये क्या होगा, ये समतल में जाके इस तरीके से मिल जाएगा, नीचे वाली ये भाग है। ठीक है, तो संग्रहित ढाल भी हमने जाना। उसके बाद हम बात करते हैं निर्माण की अवस्था के आधार पर ढालों को निम्न 2 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, एक तो प्राथमिक ढाल और दूसरा ये कि द्वितीयक ढाल। और प्राथमिक ढाल में वी आकार की घाटी गार्ज, द्वितीयक जो है द्वितीयक ढाल में शंकु आकार। देखिए इस जो भी मैं टॉपिक बता रही हूँ आपको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, जिसको जानने के बाद आपको पूरा क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको ये समझ में उतना नहीं आ रहा होगा कि अरे ढाल का तत्व पढ़ा, फिर ढालों का वर्गीकरण का क्या मतलब है, हम अभी आपको जानेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप ध्यान से देखो। तो ये लास्ट ही हेडिंग है, प्राथमिक ढाल, वी आकार की घाटी, है ना, गार्ज, ये सभी जिनके खड़े ढाल होते हैं, ये किस में आते हैं, प्राथमिक ढाल में आते हैं, जो कि सागरीय तरंग के अपर्दन द्वारा खड़े ढाल वाले क्लिफ, हिमनद आकार की खड़े ढाल वाली घाटियों का निर्माण करते हैं। विवर्तनिक ढाल प्राथमिक ढाल के अंतर्गत ही ये सभी सम्मिलित किए जाते हैं। द्वितीयक ढाल में क्या होता है कि जब प्राथमिक ढालों का निर्माण हो जाता है तब उसके ऊपर जो अपक्षय के जो भी कारण है धरातलीय अपर्दन के द्वारा गौड़ मतलब ना के बराबर या उपढालों का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप भ्रंश के कारण जो जब कगार ढाल का निर्माण हो जाता है तो अपक्षय के कारण जो उत्पन्न जो अवसाद है वो कगार ढाल के आधार पर संचय के कारण टाल शंकु का निर्माण हो जाता है। तो इसी तरह नदियों का घाटियों की खड़ी दीवारें के ऊपर जो भाग में अपक्षय के कारण गौड़ ढालों का निर्माण होता है।
और परिणाम स्वरूप खड़े ढालों का विनाश होने लगता है और फिर पीछे हटने लगता है। फिर घाटी की चौड़ाई क्या हो जाती है कि बढ़ने लगती है और ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, ठीक है। जैसे इस तरीके से मान लीजिए कि ये नदी है और ये क्या है कि इस तरीके का ये मैदानी इलाका है और थोड़ा सा ये ढाल टाइप का है, ठीक है। हालांकि नदियों में थोड़ा ढाल रहता है, दूर से ही ढाल बनता है और पास में आके थोड़ा सा मैदान हो जाता है, ठीक है, यानी कि समतल हो जाता है। तो ये इधर से है तो कभी पानी का बहाव ज़्यादा हुआ तो ये समतल है, तो हालांकि यहाँ तक तो चला जाएगा सब पानी इस तरीके से। ये नदी है, 1 मिनट, हाँ ये नदी है और इधर से क्या हो जाएगा कि ये जो ढाल है तो यहाँ तक पानी चला जाएगा। अब इसको यहाँ जाके क्या करेगा, कुछ हिस्सों को ये काट लेगा और अपने मिला के फिर से अपना ये नदी क्या होगा, चौड़ी हो जाएगी और फिर से कुछ समय बाद फिर से काटेगा। तो ये जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है, तो ये ढालों को काटती है। चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। तो हमने सबसे पहले जाना ढाल के बारे में, ढाल का तत्व। ढाल कितने प्रकार के होते हैं, ढाल 4 प्रकार के होते हैं, उतलता, मुक्त पृष्ठता, सरल रेखात्मक, अवतल। तो इसको हम फिगर, ये रहा फिगर हमारा, एक बार फिर से आप देख लो और अच्छे से नोट बनाना, ठीक है। बहुत ही अच्छे से हम अपने खुद से इसको किताबों से, अलग अलग किताबों से हमने देख के इसको अच्छे से बनाया है, खुद से मैंने लिखा है। इधर आप सब स्क्रीनशॉट मार सकते हो। और देखिए इधर तीसरा था सरलीय रेखीय तत्व, अवतल तत्व। अब फिगर माइंड में आपको होना चाहिए कि देखिए यहाँ पे फिगर में कौन शिखरीय, उतलता, मुक्त पृष्ठ, फिर ये वाला जो भाग है वो सरल रेखीय तत्व, अवतल रेखीय तत्व, ठीक है। और ये ढालों का तत्व। ढालों का तत्व का वर्गीकरण हमने 2 तरीके से जाना। एक तो उत्पत्ति के आधार पर, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, और दूसरा ये कि निर्माण के आधार पर, तो 2 प्रकार के, प्राथमिक ढाल और द्वितीयक ढाल, ठीक है। उसके बाद हमने क्वेश्चन को जाना है कि क्वेश्चन किस तरीके से आपको पूछेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमें ज़रूर कमेंट करिएगा कि इस तरीके किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे आपको ज़रूर वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो एमए के जितने भी स्टूडेंट हैं भूगोल का, उनका सारा जो है टॉपिक मैं वो करा दूँगी, जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।